गुड मॉर्निंग। हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था तथा स्ट्रेस या प्रतिबल के डेफिनेशन और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं, 3 तरह का प्रतिबल हमने पढ़ा था। तो अब आज हम देखेंगे विकृति के बारे में कि विकृति किसे कहते हैं, कितने तरह की होती है, प्रतिबल और विकृति में क्या संबंध होता है, किस तरह से प्रतिबल लगाने पर विकृति में चेंजेस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विकृति क्या होती है। जब हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, बाह्य विरूपक बल लगाए, जिससे कि उसकी साइज और शेप चेंज हो रही है, तो उसकी या तो लंबाई में चेंज होगा, या फिर उसके आयतन में चेंज होगा, या उसकी शेप में चेंज होगा। तो वस्तु के आकार अथवा रूप में आरोपित बल के कारण उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आनुपातिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम लंबाई की बात कर रहे हैं। लंबाई के लिए जो प्रतिबल हम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि उत्पन्न प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होता है, वह क्या होता है? लंबाई के अनुदिश होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो देखिए, मान लिया हमने कि लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है। तो आनुपातिक परिवर्तन का अर्थ हो गया कि प्रारंभिक स्थिति के कंपैरिजन में, प्रारंभिक स्थिति की तुलना में कितना परिवर्तन लंबाई में हुआ है, दैट इज कॉल्ड विकृति। अब देखिए, विकृति जो होती है वो विमाहीन राशि होती है। यह एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब इसके प्रकार हम देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है। जिस तरह से प्रतिबल, 3 प्रकार के प्रतिबल हमने पढ़े थे, उसी प्रकार से विकृति भी 3 प्रकार की डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति। तो देखिए, जैसे प्रतिबल लंबाई के अनुदिश लगाया जा रहा था, बाह्य बल को हम लंबाई के अनुदिश लगा रहे थे, तो इसी तरह से जब लंबाई के अनुदिश हम प्रतिबल लगाएंगे, तो हमने माना कि इस प्रभाव से उसकी वस्तु की एकांक लंबाई में उत्पन्न जो परिवर्तन होगा, या लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन होगा, उसी को हम अनुदैर्ध्य विकृति कर। तो देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल होगी लंबाई में परिवर्तन बाई प्रारंभिक लंबाई। हमने माना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल की वजह से लंबाई में डेल्टा एल परिवर्तन होता है और प्रारंभिक लंबाई एल है, तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी डेल्टा एल ओवर एल। यदि बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, तो विकृति को हम कहेंगे तनन विकृति या टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर लंबाई में कमी हो रही है, तो विकृति को संपीड़न विकृति या कंप्रेशनल स्ट्रेन कहेंगे। तो ये तो होगी अनुदैर्ध्य विकृति। सेकंड होती है आयतन विकृति या वॉल्यूम स्ट्रेन। तो देखिए, अगर जो आप अगर हम अभिलंब प्रतिबल लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं वस्तु के ऊपर, इस तरह से कि वह वस्तु के आयतन में परिवर्तन कर रहा है, तो बाह्य बल के प्रभाव से किसी वस्तु के एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन या आयतन में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक आयतन के सापेक्ष कितना परिवर्तन अब हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतन विकृति। तो इसको हम देंगे, अगर हम माने कि प्रारंभिक आयतन v है तथा आयतन में परिवर्तन डेल्टा v है, तो आयतन विकृति होगी डेल्टा v अपॉन v। इसी तरह से अपरूपण विकृति, जिस प्रकार से हमने स्पर्शी प्रतिबल या अपरूपी प्रतिबल पढ़ा था कि वो क्या करता है, वस्तु की शेप में या आकार में चेंज करता है। इसको वस्तु के एक फेस पर स्पर्श रेखीय दिशा में लगाएंगे, तो क्या होगा कि वस्तु की शेप में चेंज होगा, आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो इससे जो विकृति उत्पन्न होती है अपरूपी प्रतिबल की वजह से, उसे हम अपरूपण विकृति या शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो चित्र में दर्शाया गया है कि एक क्यूब या क्यूबॉइड यहाँ दिखा रखा है, इसके ऊपर हम देखिए, इसका जो फेस है, नीचे वाला फेस है DJIC, इसको तो हम कांस्टेंट रखेंगे,
और ऊपर जो फेस है, ऊपर वाला फेस है हमारा AGHB, इसके ऊपर हम डेल्टा F फोर्स लगा रहे हैं या प्रतिबल लगा रहे हैं स्पर्शरेखीय दिशा में A पॉइंट के ऊपर। तो क्या होगा, इसकी वजह से ये जो फेस है, ऊपर वाला फेस है AGHB, ये मूव होकर अपनी नई स्थिति में चला जाता है। इसको हमने नाम दिया है A प्राइम, G प्राइम, H प्राइम एंड B प्राइम। तो इस विकृति को हम किस तरह से मेजर करेंगे, इसको हम नापेंगे। अपरूपण विकृति को उस कोण से नापा जाता है जितने कोण से स्थिर पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा थी ये यहाँ चली गई, मतलब ये जो लाइन थी हमारी L लंबाई की लाइन थी, ये जो साइड थी, ये साइड मूव होकर इस थीटा एंगल पर शिफ्ट हो गई। इसी तरह से जो CB या BC लाइन थी, ये भी शिफ्ट होकर B प्राइम C पर चली गई। इसी तरह से इनके बीच का कोण भी थीटा होगा। इसी तरह से JG जो लाइन थी, ये JG प्राइम पर चली गई और IH प्राइम पर चली गई। तो इस तरह से चारों साइड्स जो होंगी वो थीटा एंगल पर शिफ्ट हो गई। तो इस विकृति को हम इस एंगल थीटा से मेजर करेंगे। तो हमने माना कि प्रत्येक रेखा जैसे DA या BC कोण डेल्टा थीटा से विचलित हो जाती हैं। कोण डेल्टा थीटा अपरूपण कोण कहलाता है तथा यह विकृति अपरूपण विकृति कहलाती है। तो देखिए, अपरूपण विकृति को हम किससे देंगे, एक एंगल से देते हैं और दैट इज डेल्टा थीटा। और टेन डेल्टा थीटा जो टेंजेंट होता है इस डेल्टा थीटा का, वो हो जाएगा जो अगर आप त्रिभुज देखेंगे ए प्राइम डी से, तो यहाँ पर ए प्राइम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल, और ए डी की वैल्यू है एल। तो टेन थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा एल अपॉन एल। तो जो ए डी है, जो एल लंबाई की साइड थी, उसमें डेल्टा थीटा पर कितनी शिफ्टिंग हुई है, तो जो शिफ्टिंग हुई है डेल्टा एल। तो ये जो डेल्टा थीटा होगी, जो इसका टेंजेंट होगा, वो क्या देंगे हम, चेंज डेल्टा एल अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस साइड दैट इज एल। तो डेल्टा एल और एल से हम इसे देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबल और विकृति में रिलेशन। तो देखिए, इसमें ये जो ग्राफ है, ये हमें प्रतिबल और विकृति का रिलेशन बता रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने विकृति को लिया है तथा वाई एक्सिस पे प्रतिबल को लिया है। तो यह जो कर्व है, ये हमें बता रहा है कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल को बढ़ाया जाता है, और हम जानते हैं कि प्रतिबल इक्विवेलेंट होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बाह्य बल के, क्योंकि एक्चुअली प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, जो किसका प्रतिक्रियात्मक बल होता है, अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स के। तो हम आंतरिक बल को मेजर नहीं कर सकते, बट हम अप्लाइड फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम प्रतिबल को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बाह्य बल को ही प्रतिबल कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम बाह्य बल को बढ़ाएंगे, एक सीमा तक विकृति रेखीय रूप से इंक्रीज होती है। जैसा कि हम कर्व से देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये रेखीय रूप से विकृति प्रतिबल के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि प्रतिबल को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और विकृति को एक्स एक्सिस पे लिया है। इसके बाद वस्तु का प्रत्यास्थ गुण लगभग समाप्त हो जाता है। कोई भी वस्तु, जो भी प्रत्यास्थ वस्तु है, उसकी प्रत्यास्थता का गुण एक सीमा तक ही प्रभावी होता है। ऐसा नहीं है कि वस्तु को हम कितना भी बल लगाते जाएंगे और वस्तु खिंचती चली जाएगी या उसके शेप में चेंज होता ही चला जाएगा, बल्कि उसकी एक सीमा निर्धारित होती है। तो वस्तु का जब हम प्रतिबल को लगातार बढ़ा रहे हैं, वस्तु के ऊपर बल हम लगाए जा रहे हैं, तो विकृति भी बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी साइज, शेप में या उसके वॉल्यूम में चेंजेस कंटिन्यूसली होते जाएंगे। एक लिमिट तक वो चेंज होंगे, इसके बाद वो चेंज होना बंद हो जाएंगे, या हम कहें कि वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण लगभग समाप्त हो जाता है और वस्तु में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। यह प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। प्रत्यास्थता की सीमा वह सीमा होती है जहाँ जिसके नीचे, अगर हम उसके नीचे के बल की बात करें,
तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाते हैं, उसके उससे अधिक प्रतिबल लगाया जाता है, तो वस्तु में ये जो परिवर्तन होते हैं ये कांस्टेंट हो जाते हैं। वस्तु अब अपनी पुरानी या प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती है, उसकी प्रत्यास्था खत्म हो जाती है। वह अब जिस नवीन रूप में है, जो नया रूप उसने ग्रहण किया है, वह उसी रूप में रहेगी। यह जो सीमा है, प्रत्यास्था की सीमा है, इसे ग्राफ में ए पॉइंट से शो किया गया है। ए पॉइंट के बाद वस्तु अपने परिवर्तित रूप में ही रहेगी। तो देखिए, प्रत्यास्था सीमा को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। प्रत्यास्था सीमा वह अधिकतम प्रतिबल है जिसके द्वारा विकृत पदार्थ विरूपक बल हटाए जाने पर पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ठीक है। अब देखिए, प्रत्यास्था सीमा के पश्चात भी पदार्थ पर और अधिक विरूपक बल हम बढ़ा रहे हैं। हम प्रतिबल को कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं या विरूपक बल को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्रतिबल में और वृद्धि नहीं होगी। हमने बल तो बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या होगा कि पदार्थ की विकृति तो बढ़ेगी। पदार्थ की विकृति में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। ए से बी तक विकृति बढ़ रही है, लेकिन प्रतिबल लगभग अब कांस्टेंट बन गया है, लगभग हल्का सा बढ़ता है, लेकिन उसके बाद प्रतिबल में वृद्धि होना बंद हो जाती है। मतलब जो बी और सी, ए से बी और बी से सी वाला जो पार्ट है ग्राफ का, वो हमें क्या दर्शा रहा है कि जब विरूपक बल बढ़ाए जाते हैं तो विकृति बढ़ती है, लेकिन प्रतिबल में अब इंक्रीमेंट होना धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बी से सी तक तो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। प्रतिबल और नहीं बढ़ा रहे हम। बी से सी तक क्या हो रहा है कि प्रतिबल हम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन विकृति लगातार बढ़ रही है। और जब विकृति इतनी बढ़ती है तो क्या होता है, पदार्थ की लंबाई में या उसके रूप में कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहेंगे। इस बिंदु को पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। यह बी के द्वारा दर्शाया गया है। अब क्या होता है कि अगर इस स्थिति के पश्चात जब विकृति का मान और अधिक बढ़ता, क्योंकि बढ़ता रहेगा, विकृति का मान कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, तो क्या होता है, प्रतिबल अब क्या होता है, प्रतिबल नहीं बढ़ता बल्कि प्रतिबल कम होना शुरू हो जाता है। और इस के बाद सी पॉइंट के बाद विकृति इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वस्तु की लंबाई एकदम, वस्तु टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि हमने पहले ही प्रतिबल प्रत्याशा सीमा से इतना अधिक दे दिया है कि वस्तु अब टूट जाएगी। तो ये जो पॉइंट होता है बिंदु डी से दर्शाया गया है और इसे विच्छेदन बिंदु या ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। विच्छेदन बिंदु डी की स्थिति पर तार पर लगाने वाले प्रतिबल को तो विच्छेदन प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे, और विकृति को ब्रेकिंग स्ट्रेन हम कहेंगे। अब देखिए, कुछ और इसके डेफिनेशंस हैं, लाइक प्रत्यास्थता विश्रांति क्या होती है। तो प्रत्यास्थता विश्रांति क्या होती है कि जब किसी वस्तु के ऊपर प्रतिबल लगाया जाएगा और प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर ही वो प्रतिबल लगता है, जब हम बाह्य बल को हटा देंगे, अब हमने प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही उसके ऊपर विरूपक बल लगाया और उसको हटा दिया, तो वस्तु हाथों हाथ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, बल्कि वह कुछ समय लेती है कि उसकी जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस हैं उनको वापस अपनी पूर्वावस्था में आने में कुछ समय लग रहा है। तो यह जो समय होता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था विश्रांति या इलास्टिक रिलैक्सेशन कहते हैं। तथा ये जो समय होता है इसको इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये जो परिघटना है इसको इलास्टिक रिलैक्सेशन कहेंगे और जो समय होगा उसे इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका कांच। जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसके अंदर चूंकि जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो पीरियोडिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है, वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होकर उसमें ऐसा होगा कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेस तक हमें अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन फिर अरेंजमेंट हमें बिगड़ा हुआ मिलेगा, तो इस तरह से तो उसको वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। अब देखिए,
इलास्टिक हिस्टेरेसिस एक और टर्म है इसमें। इलास्टिक हिस्टेरेसिस या प्रत्यास्थता शैथिल्य क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल हम लगा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो पदार्थ में उत्पन्न विकृति व आरोपित बल के में जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है। मतलब कि विकृति आरोपित बल के साथ साथ चेंज होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा था कि विकृति में परिवर्तन रेखीय होते हैं, लेकिन कभी कभी ये परिवर्तन रेखीय नहीं रह पाते हैं। विकृति जो है वो प्रतिबल या बाह्य विरूपक बलों के कंपैरिजन में सामंजस्य उसका बिगड़ जाएगा। तो यह जो विकृति का आरोपित बल से पिछड़ना होता है यही प्रत्यास्थता शैथिल्य या इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहलाता है। कम प्रत्यास्थता श्रांति वाले पदार्थों का प्रत्यास्थता शैथिल्य भी कम होगा। प्रत्यास्थता शैथिल्य के कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वह एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। अब देखिए इलास्टिक फैटिग एक और टर्म है प्रत्यास्थता श्रांति। प्रत्यास्थता श्रांति क्या होती है कि विकृति की अगर बार बार हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, विकृत पदार्थ को बार बार विकृत कर रहे हैं, उसके ऊपर बार बार प्रतिबल लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से पदार्थ के प्रत्यास्था गुण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मतलब वो खत्म हो जाते हैं। प्रत्यास्था गुण ही पदार्थ का खत्म हो जाएगा और उनका पराभव बिंदु और विच्छेदन बिंदु के संगत विरूपक बल सामान्य अवस्था में बल से कम हो जाते हैं। मतलब कि हमें थोड़ा सा बल लगाने से ही पदार्थ अपने पराभव बिंदु B और विच्छेदन बिंदु D तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सा बल लगाते ही वस्तु टूट जाएगी। अगर हमने देखा हो कि हम किसी रबड़ को बार बार में खींच रहे हैं, ठीक है, वो बार बार अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है, लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे ही हमने थोड़ा सा बल लगाया वस्तु टूट जाएगी, वो रबड़ टूट जाएगा। तो ये जो अवस्था होती है जब बल थोड़ा सा बल लगाते ही वस्तु टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था श्रांति या इलास्टिक फैटिग कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रत्यास्था की सीमा और यील्ड पॉइंट, विच्छेदन बिंदु क्या होता है, इलास्टिक रिलैक्सेशन क्या होता है, देन इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है एंड लास्ट इलास्टिक फैटिग क्या होता है। तो ये आज हमने इनकी जो विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्रत्यास्थ पदार्थ की, उनके बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।